Good morning everyone. Myself Dilip Garg, lecturer civil engineering, GPC करौली। आज के सेशन में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू सेल वेट। किसी भी पिंड का उसके स्वयं के भार के कारण कितना डिफॉर्मेशन आएगा, उसमें कितना उसके लंबाई में कितनी वृद्धि होगी या कितनी कमी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि एक छड़ है, तो जो फिक्स है कहाँ से, ऊपर सपोर्ट पे, जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे बगल में, ठीक। जिसका टोटल भार या टोटल वेट कितना है, कैपिटल डब्ल्यू। इस छड़ का पूरी का भार कितना है, कैपिटल डब्ल्यू। तो हम क्या करेंगे, और दूसरी चीज़ देख लेते हैं, लंबाई एल हो गई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, यंग्स मॉडुलस ई है, और पदार्थ का जो विशिष्ट भार है जिसको यूनिट वेट बोलते हैं वो है लैम्बडा। जनरली लैम्बडा क्या होता है, अरे यार, जनरली जो आपका लैम्बडा है वो क्या होता है, लैम्बडा होता है आपका, लैम्बडा को लिखते हैं हम, लैम्बडा बराबर लिख सकते हो रो इंटू जी, ठीक है, यूनिट वेट, ठीक है। रो घनत्व होता है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण का प्रतीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि हम इस छड़ को कंसिडर करेंगे। ये आपकी छड़ है जिसकी लंबाई एल है, ठीक है, और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, ठीक, टोटल वेट है डब्ल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने इसके इस सिरे से नीचे से एक्स दूरी पे एक डी एक्स मोटाई की परत काट दी, ठीक। ये उसी तरह से है जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया था भाई, कि कोई पिंड है उस पर अगर कोई भार लटका हुआ है पी, ठीक है, कोई आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया पी, या फिर इस तरह से आपकी कोई छड़ है, इस पे आपने ये पी फोर्स लगा दिया, तो इसके कारण कितना विरूपण आएगा। और जो कि आपने देखा था डेल्टा बराबर कितना आया था, पी इंटू एल अपॉन ए ई। यहाँ पे पी उस छड़ पे लगने वाला बाह्य बल। तो उसी तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये हमने एक्स दूरी पे डी एक्स मोटाई की एक परत मानी है, ठीक है, डी एक्स मोटाई की एक परत मानी है, उस पे ये नीचे वाला, उस पे ये नीचे वाला जो आप मान सकते हो कि भाई ये वाला जो एरिया है ये एक तरह से बाह्य बल की तरह काम कर रहा है, जिसका कुछ मान होगा कितना, डब्ल्यू इंटू एक्स, क्योंकि एक्स लंबाई का है तो हमने एक्स से डिनोट कर लिया। तो सबसे पहले आपको ये किसका काम करेगा, ये ही पी का काम करेगा, कि पी बराबर यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एक्स, और फॉर्मूला तो वही है पी इंटू एल अपॉन ए। तो हमको डब्ल्यू एक्स निकालना है सबसे पहले। तो हमें पता है डब्ल्यू क्या है, भार, और भार बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, अगर मैं बात करूँ विशिष्ट बात, यूनिट वेट इंटू एरिया इंटू उस पिंड की लंबाई, ये क्या हो जाएगा, आयतन इंटू यूनिट वेट। तो ये आपका भार हो गया। अब अगर हम x की बात करें तो डब्ल्यू एक्स लिख दो यहाँ पे। अब जब x की बात करेंगे तो लंबाई भी कितनी आएगी, x ही आएगी ना, टोटल लंबाई नहीं आएगी। एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जो गामा है पूरे मटेरियल का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप देख सकते हो कि जो आपका डब्ल्यू एक्स है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स जो आप देख पा रहे हो कि भाई डब्ल्यू एक्स कितना है, ए इंटू एक्स इंटू लैम्बडा, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपका डिफ्लेक्शन है उसको कैसे लिखें, तो डेल्टा बराबर होता है हमारा पी इंटू एल अपॉन ए ई। इसी फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है। पी यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एक्स के बराबर, और एल क्या है, एल देखो आप कितने, आपने कितनी कंसिडर की है, केवल आप ये वाली कंसिडर कर रहे हो। इसी भाग में आपका डब्ल्यू एक्स काम कर रहा है, तो एल भी यही लेनी है, ना कि टोटल। तो एल की जगह डब्ल्यू एक्स, ओ सॉरी डेल्टा एक्स, और टोटल एरिया ए है ही हमारा, और ई हमारा यंग्स मॉडुलस। इसके बाद यहाँ पे हमने डब्ल्यू एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया। पुट करने के बाद आप देख सकते हो, पुट करने के बाद आप देख सकते हो कि जब आपने डब्ल्यू एक्स की वैल्यू को पुट किया तो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू है ए इंटू एक्स इंटू लैम्बडा, ठीक है, और डेल्टा एक्स है ही आपका ए ही है, ए से ए कट गया तो बच गया एक्स इंटू लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। अब ये तो इस भाग के कारण आपका है, हमें कितना चाहिए टोटल का, तो टोटल की लंबाई कितनी है, 0 से एल। तो अगर हम इस समीकरण का समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो ये हमारा टोटल जो डिफॉर्मेशन है वो बता देगा। ये जो डिफॉर्मेशन है ये किस भाग पे है, ये इस वाले भाग पे है, ये जो डैश 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 दिख रहा है इस पे, और किसके कारण है, नीचे वाले भाग के कारण। तो जब हमने इंटीग्रेशन किया इसका, इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आई, ठीक है, वो आप देख लीजिए, फाइनल वैल्यू हमारी निकल के आई, वो आई डेल्टा बराबर गामा एल स्क्वायर अपॉन
2e। क्या निकल के आई, डेल्टा बराबर गामा, सॉरी गामा नहीं है ये लैम्बडा है, डेल्टा बराबर लैम्बडा इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2e। अब जो लैम्बडा है हमारा, लैम्बडा ये है रो इंटू जी। लैम्बडा को किससे डिनोट करते हैं, रो इंटू जी से। इसको यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करने के बाद जब सॉल्व किया तो ये रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2e। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो कि जो हमारा टोटल डब्ल्यू है, ठीक है, वो क्या है, ए इंटू, जब टोटल डब्ल्यू की बात करें तो लंबाई एल कंसिडर करेंगे और ये गामा, ठीक है। तो गामा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन ए एल। जब तुम गामा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो देखो जो हमारा डेल्टा है, जो हमारा डेल्टा है वो क्या आ गया, डब्ल्यू एल अपॉन ट्वाइस ए ई। या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर पी एल अपॉन 2 ए ई। अब एक चीज़ से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई छड़ है जिस पे कोई बाह्य बल पी लग रहा है, ठीक है, उसके कारण अगर हम डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो तो आता है पी एल अपॉन ए ई। वो क्या आता है हमारा, वो आता है हमारा पी एल अपॉन ए ई। और अगर वहीं पे कोई छड़ अपने सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्म हो, सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्म हो, तो वहाँ पे हो जाता है हमारा, तो वहाँ पे हो जाता है हमारा क्या, पी एल अपॉन 2 ए ई। तो क्या मतलब हुआ कि जब किसी छड़ में, जब किसी छड़ में स्वयं के भार के कारण विरूपण देखा जाता है तो वो उस छड़ पे लगे बाह्य बल के विरूपण के कंपेरिजन में क्या होता है, आधा होता है। वह बाह्य बल के लगे विरूपण के कारण क्या होता है, आधा होता है। इसी के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि भाई कोई छड़ है जिसकी लंबाई है आपकी 30 मीटर, उसका डाया है 1.5 mm, वो स्वतंत्रता पूर्वक एक छड़ से लटक रही है और स्वयं के भार के कारण विरूपण ज्ञात करना है। और यदि W बराबर कितना है, W बराबर 89.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और E दे रखा है। कहने का क्या मतलब है, ये छत है, यहाँ पे कोई ये छड़ है, ये लटक रही है, इसका एरिया वगैरह निकालने के लिए डाया दे दिया, लंबाई दे दी, उसका भार दे दिया। लेकिन ध्यान रखना ये जो W लिखा है ये क्या टोटल भार है क्या, नहीं, यूनिट देखो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट देखो दोस्तों इसकी क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जो गामा होता है ना उसकी होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब किसकी यूनिट है, गामा की। और डब्ल्यू की क्या होगी, डब्ल्यू तो आपका क्या है, भार है, तो एक तरह से क्या होगी, न्यूटन। क्यों होगी, कैसे, एरिया। चलो इस वाले कलर से ना लिख के दूसरे से लिखते हैं, ये एरिया इंटू लंबाई इंटू क्या होगा, गामा। एरिया की मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर, और इसकी क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, डब्ल्यू की क्या आएगी, किलो न्यूटन आएगी। और यहाँ पे क्या दिया, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो वो डब्ल्यू जस्ट उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डब्ल्यू लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, वो है गामा। तो हमें पता है कि जब कोई छड़ लटकती है तो उसके कारण जो विरूपण आता है वो डेल्टा एल बराबर आता है लैम्बडा एल। ये जो है आपका, इन्होंने इसको लैम्बडा से डिनोट कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको गामा भी बोल सकते हो, ये दोनों एक ही चीज़ है, आपके नोटेशन के ऊपर है कि आपको क्या बोलना है, ठीक है। लैम्बडा अगर है तो लैम्बडा बोल लो, गामा है तो गामा। तो लैम्बडा एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ई। लैम्बडा की वैल्यू उन्होंने दे दी कितनी है, 89.2। अब कोशिश ये करना कि सारी वैल्यूज को न्यूटन और mm के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ये दे रखा है, इसने इसको क्या किया, किलो न्यूटन को तो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया और मीटर क्यूब को में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से ये निकल गया, एल मीटर में तो उसने में कन्वर्ट कर लिया इसको, कि 30 मीटर कितना हो गया, 30 इंटू 10⁻³ mm। ई का मान दे रखा है कितने में, खुद न्यूटन पर स्क्वायर में दे रखा है, तो डायरेक्टली काम में आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में डालेंगे हम, और डालने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा ये आ रहा है 0.446 mm। तो टोटल कहने का मतलब है जो भी डिफ्लेक्शन होगा, जो भी विरूपण आएगा वो कितना आएगा आपका 0.446 mm के बराबर आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले के बेसिस पे। अगर आपको बस ध्यान ये रखना है कि यूनिट का आपको विशेष पता हो कि भाई यूनिट क्या है, क्या होनी चाहिए। अदरवाइज अगर यूनिट सही नहीं हुई किसी भी चीज़ की तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, फिर एनालिसिस का कोई मीन नहीं रहेगा आपके लिए। तो कोशिश यही रहे कि आपको फॉर्मूला याद हो, और फॉर्मूले के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है और किसकी क्या यूनिट है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। ये क्या कहती है कि जिस तरह से हम किसी भी एक सिंगल छड़ में
बाह्य बल के कारण विकृति देखते हैं, स्ट्रेन देखते हैं, डिफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है, और उसका मान निकालते हैं। तो अगर उसी जगह पे एक से ज़्यादा छड़ हो, एक से ज़्यादा छड़ मतलब कि जैसे आपका मान चलो ये कोई छड़ है, ठीक है, इस पर कोई बल लग रहा है और इससे पूछा है भाई स्ट्रेन क्या है, डिफॉर्मेशन क्या है, आप इजीली बता दोगे कैसे, डेल्टा एल बराबर पी एल अपॉन ए से। अगर इसी के साथ एक और छड़ जुड़ी हुई हो, कोई दूसरे साइज की या किसी और प्रकार की, किसी दूसरे प्रकार की, तब आपको टोटल अगर डिफॉर्मेशन देखना है तो कैसे देखोगे, उस केस में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को काम में ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहती है कि यदि कोई मेंबर एक से ज़्यादा डिफरेंट लोडिंग के लिए, अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी छड़ पर एक से ज़्यादा डिफरेंट प्रकार की लोडिंग लगी हुई हो, तो उन सभी लोडिंगों का जो रिजल्टेंट स्ट्रेन आएगी वो किसके बराबर होगी। अगर हम प्रत्येक लोडिंग के कारण अलग अलग स्ट्रेन निकालें तो उनके एल्जेब्रिक सम के कारण। तो एक बार और क्लैरिटी की हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू वेरियस लोडिंग, देन द रिजल्टेंट स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन will be equal to the algebraic sum of strain caused by the individual force acted on the member। कहने का क्या मतलब है कि भाई जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसके अनुसार कि यदि किसी मेंबर पर बहुत सारे लोड लगे हुए हैं तो उनके कारण जो परिणामी विकृति आ रही है वो किसके बराबर होगी। यदि यदि इंडिविजुअल मेंबर पर कोई फोर्स लग रहा है और उसके कारण जो विकृति उत्पन्न हो रही है उन सबके सम के कारण। समझें कैसे, जैसे ये अगर कोई छड़ है, ठीक है, तो अगर आपको इसकी टोटल स्ट्रेन देखनी है क्या, डेल्टा, तो आप क्या करोगे, इसको तीन पार्ट में कन्वर्ट कर लो, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है उसके कारण विकृति डेल्टा 1, दूसरे वाले पे लगने वाले फोर्स के कारण विकृति डेल्टा 2, और तीसरे वाले पार्ट पर लगने वाले फोर्स के कारण विकृति डेल्टा 3। इन तीनों का जो सम होगा वही आपका क्या है, फाइनल रिजल्टेंट स्ट्रेन होगी। तो इस तरह से आप सुपरपोजिशन थ्योरम को काम में ले सकते हो। सबसे बढ़िया इसका यही यूज है कि आपको अलग अलग निकालो और सबको एक साथ जोड़ दो। हाँ, ध्यान रखना कि अगर टेंशन फोर्स है तो उसके कारण लंबाई में वृद्धि होगी, मतलब वो विकृति जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और अगर वहीं पे कंप्रेसिव फोर्स है तो लंबाई में क्या होगी, कमी, तो उसके कारण जो आएगी वो आएगी कमी आएगी। तो वो क्या किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव से। अब क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें इस तरह के बार का क्या है, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। तो देखते हैं कैसे। आप देखिए ये जो बीम है इस पर P1 यहाँ लग रहा है, फिर P2 इधर की तरफ लग रहा है, P3 इधर है और P4 इधर है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, वो पहला पार्ट लिया, ठीक है। आप देखिए पहला पार्ट कौन सा वाला, ये वाला, फिर अलग दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों को हमने अलग अलग तोड़ा। हमने देखा P1 इस पहले पार्ट पे P1 इधर लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए P1 कहाँ लगेगा, इधर। जब इस पॉइंट पे इधर लग गया तो बीच वाली छड़ पे P1 कहाँ लगेगा, इधर। और P2 ऑलरेडी कहाँ लग रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। चलो, और इसके बाद जो P3 है, आप देखो P3 कहाँ लग रहा है, P3 इधर की तरफ लग रहा है, कहाँ पे, बीच वाली पे, तो वहाँ पे भी कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ ही लगेगा, जो हमने लगा दिया। अब कौन सा आएगा, लास्ट वाली छड़ पे आपने अगर नोट किया हो तो देखो P4 कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ, तो इसको बैलेंस करने के लिए P4 कहाँ लगेगा, इधर। जब P4 इस छड़ पे इधर लग गया तो इसको बैलेंस करने के लिए इस छड़ पे कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। तो देखो, तो इस पे इधर लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर लगेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए इस पॉइंट पे इधर लगेगा। तो इस तरह से आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। अब पहला वाला तो ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है, पहला वाला जो डायग्राम है वो क्लियर है, तीसरा वाला भी क्लियर है। दिक्कत हमारे साथ बीच वाले की है, ठीक है। हमें पता चल गया इस पे दोनों टेंशन है, इधर दोनों टेंशन है, कि सर अब इस पे टेंशन आएगी कंप्रेशन आएगी, वो डिपेंड करेगा इन, देखो इधर से तो P1 आया, P2 इसका खुद का है, P3 इसका खुद का है, और इधर से कौन सा आया, P4। तो इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट का और इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट का जो मान आएगा, जो डायरेक्शन आएगी, वो डिसाइड करेगा कि भाई टेंशन रहेगी कि कंप्रेशन। वो कैसे, मान के चलो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। अगर P1 बड़ा हुआ किससे, P2 से, तो क्या आएगा, P1 माइनस P2, क्योंकि एक, अब देखो डायरेक्शन अलग अलग है, P1 बाहर की तरफ है और P2 अंदर है, तो दोनों एक दूसरे में से घटेंगे। अब P1 बड़ा है कि P2, वही डिसाइड करेगा कि अगर की डायरेक्शन क्या होगी। P1 अगर बड़ा होगा तो डायरेक्शन बाहर की तरफ, और अगर P2 बड़ा होगा तो डायरेक्शन अंदर की तरफ। कैसे, देखो अगर P1 बड़ा है, मैंने पहले केस में माना है यहाँ पे P1 बड़ा, तो P1 माइनस P2, तो P1 बड़ा है तो बाहर की तरफ आ गया। अब अगर इधर देखो बाहर की तरफ जा रहा है
इधर, तो इधर भी कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ कौन सा है, P4, तो यहाँ पे P4 को बड़ा मानना पड़ेगा। तो अगर P4 बड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे P1 बड़ा है, तब तो ये टेंसाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा केस, अगर यहाँ पे P2 बड़ा है और यहाँ पे P3 बड़ा है, किससे, P2 किससे बड़ा है, P1 से, और P3 किससे बड़ा है, P4 से। ठीक है, तो P2 बड़ा है P1 से, तो वही P2 माइनस P1, और कहाँ पे, अंदर की तरफ। और अगर P3 बड़ा है तो P3 माइनस के P4 अंदर की तरफ। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है विद साइन। अगर बाहर आ रहा है तो प्लस के P1, आपको सिंपली इस तरह से लिखना है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपली लिखना है प्लस के P1 प्लस माइनस के P2। कंप्रेशन होता है, अब बराबर जो बड़ा होगा उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। अगर P1 बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और P2 बड़ा होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो टेंशन, और नेगेटिव आई तो कंप्रेशन। सेम इधर करना है P3 और P4 के साथ। तो यही बस आपको करना है, और फाइनली ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम आ जाएंगी। और उसके बाद तो आपको फॉर्मूला कौन सा, डेल्टा वन बराबर कौन सा आ जाएगा, P1 L1 अपॉन A1 E1। ठीक है, एरिया भी अलग अलग हो सकता है तीनों का यंग्स मॉडुलस भी अलग हो सकता है, तीनों की लंबाई भी अलग हो सकती है, फोर्स तो अलग है ही। कई बार आपको चारों चीज़ सेम मिल जाएंगी, कई बार आपको दोनों तीनों चीज़ सेम मिलेंगी। तो कैसे करेंगे देखें। अब मान के चलो आपके पास विभिन्न विभिन्न प्रकार, इस वाले में तो क्या था, इस वाले में तो मैंने मान के चलो क्रॉस सेक्शन एरिया सबका क्या दे दिया, सेम, लंबाई अलग है, और मटेरियल ई की वैल्यू सेम दे दी, तो बस ए और ई तो सेम रह गया। अब अगर इस तरह की छड़ हो जिसमें एरिया अलग अलग है, तब क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखो फोर्स एक ही लग रहा है, तो इधर भी यही लगेगा, तो इधर भी यही लगेगा। जब यहाँ पे इधर लग रहा है तो इस पॉइंट पे इधर आएगा। मान चलो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाऊंगा, देखो तीन पार्ट है, एक दो और तीन, मैंने तीन छड़ बनाई, एक दो और तीन। तीसरी वाली पे पी इधर लग रहा है, ये तीन, ये दो, ये एक, पी इधर लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए पी कहाँ लगेगा, यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी, जब पी यहाँ पे लग गया इस पॉइंट पे, किधर, बाहर की तरफ, तो इसको बैलेंस करने के लिए पी इधर लगेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए पी कहाँ आएगा, यहाँ पे। जब यहाँ लग गया तो इस वाले पे कहाँ लगेगा, इधर की तरफ, और इस पे इधर की तरफ। तो इस तरह से ये तो पी फाइनल हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, इस पूरी छड़ में पी तो कॉमन रह गया। दूसरी बात, उसने बोला है कि बेरिंग क्रॉस सेक्शनल बार, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका क्या है, अलग अलग। तो इसका एरिया मान लो A1, इसका A2, इसका A3, लंबाई भी अलग अलग है। लेकिन अब इसमें दो केस बनते हैं। अगर मटेरियल सेम हुआ तो कहने का मतलब ई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। डेल्टा तो वही आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, और डेल्टा क्या होता है, PL अपॉन AE। पी तो कॉमन है इसलिए सब में पी लिख दिया। पहले वाले का L1, फिर दूसरे वाले का L2, तीसरे वाले का L3। पहले का एरिया, दूसरे का एरिया, तीसरे का एरिया। अब मटेरियल अगर सेम है तो सब में ई कॉमन रह गया। ठीक है, और फिर तो आप कॉमन निकाल लो, पी बाई ई कॉमन आ जाएगा, L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3। एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस है अगर मटेरियल भी डिफरेंट हो, कहने का मतलब ई की वैल्यू सेम ना हो। जब ई की वैल्यू सेम नहीं होगी तब क्या होगा, केवल फोर्स सेम रहेगा, L1 L2 L3 A1 A2 A3 E1 E2 सब अलग अलग हो जाएंगे। तो जो ई बाहर कॉमन लिया था वो वापस E1 E2 और E3 के रूप में अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इनके लिए भी हम जो लोडिंग है उसके कारण टोटल डिफ्लेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के डिस्कशन में यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट सेशन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम शो करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। होप करते हैं आज के सेशन में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।